अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कट टू फिट के सिलसिला उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 27 में खुशामदीद। लेक्चर नंबर 27 शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ जी सही समझे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके प्रमोट करना है। लेक्चर नंबर 27 शुरू करने से पहले जनाब हम लेक्चर नंबर 26 को थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा। लेक्चर नंबर 26 में जनाब हमने शिबली नुमानी की ज़ाती ज़िंदगी की असलूबियाती फ़न का तज़किरा किया, उनकी सवाने उमरिया वो पढ़ी, सीरत निगारी का पढ़ा हमने, और उसके बाद लेक्चर नंबर 26 में जो सवाल बन सकते हैं उनका जिक्र किया। जनाब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 27। लेक्चर नंबर 27 से हमारी नावल निगारी शुरू होती है। तो नावल निगारी की तारीफ़ भी हम पढ़ेंगे इसमें, और नावल निगारी का दास्तान से रोमांस से क्या फ़र्क होता है वो भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 27। उर्दू नसर को दो शाखों अफ़सानवी अदब और गैर अफ़सानवी अदब में तकसीम किया गया है। अफ़सानवी अदब की मिसाल में अगर दूँ तो उसमें दास्तानें आती हैं, नावल आते हैं, अफ़साना आता है और ड्रामा आता है। जबकि गैर अफ़सानवी अदब में मज़मून नवीसी, अंशा परदाज़ी, रुदाद, खतूत नवीसी शामिल हैं। अफ़सानवी अदब की बुनियादी रूह कहानी है। कहानी वाक़यात का एक तसलसल है। अफ़सानवी अदब की जहाँ भी बात की जाए, अगर दास्तान की बात करूँ, नावल की करूँ, अफ़साना की करूँ, ड्रामा की बात करूँ, तो इनकी जो बुनियादी रूह है वो कहानी है। अब अफ़साना, नावल और ड्रामा की कहानी मुख्तलिफ हो सकती है। आगे जनाब नावल और दास्तान का फ़र्क क्या है। नावल और दास्तान में सबसे बड़ा फ़र्क जो है गैर तरतीबी और तसलसल से दूरी है। दूसरा फ़र्क जो है वो गैर हकीकी अनासिर है। ये फ़र्क मैं वाज़े कर दूँ कि नावल की जो कहानी होती थी उसमें तसलसल पाया जाता था और निस्बतन छोटी होती थी, लेकिन दास्तान जैसे हम तंज़ के तौर पर भी यूज़ करते कि दास्तान सुनाने बैठ गया, तो दास्तान की जो कहानी होती थी जनाब वो तो बस लंबी लंबी छोड़ने वाली होती थी, ना उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ होता था ना कुछ। आगे है तवालत बेतरतीबी गैर हकीकी अनासिर की वजह से दास्तान को ज़वाल हुआ। वही बात है कि गैर तरतीबी होती थी, गैर हकीकी अनासिर होते थे उसमें, उस वजह से दास्तान जो है वो ज़वाल हो गई और नावल निगारी को अरूज हुआ। आगे जनाब नावल का अगर मैं लफ्ज़ की बात करूँ तो ये अतालवी लफ्ज़ है जिसके मानी जो है वो नए के हैं। जैसे हमारा एक मुहावरा होता था नया नवेला, तो नए के साथ जो नवेला था वो यही नावल था। ठीक है, तो ये नावल बन गया अब। अच्छा, दूसरा एक एमसीक्यूज़ के हवाले से है, ये आता भी रहा है। उर्दू नसर का फ़नी इर्तिका किसने लिखी है? ये डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी ने लिखी है। आगे है जनाब नावल की तारीफ़ और उसी के साथ रोमांस की तारीफ़ भी है, तो इन दोनों में फ़र्क भी वाज़ेह हो जाएगा। जिससे नावल जो है वो ऐसा नसरी किस्सा है जो हकीकत निगारी के हामिल होते हुए वाकई हालात ज़िंदगी का बयान करे, नावल कहलाता है। जबकि रोमांस जो है वो क्या है? ऐसा नसरी किस्सा जो ज़िंदगी को गलत और गैर मामूली तरीके से पेश करे या अजीब व गरीब माहौल पेश करे, वो रोमांस कहलाता है। अगर मैं मार्क्सिज़म की बात करूँ, मार्क्सिज़म कार्ल मार्क्स का नज़रिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोअर क्लास है वो हमेशा एलीट क्लास के पीछे पड़ी रहती है, उनसे बगावत करती रहती है। तो लेकिन अगर मैं अदबी लिहाज से बात करूँ तो हर नावल का जो मतलब है वो इनकलाब नहीं होता। हाँ, अगर मैं किसी हद तक कहूँ कि नावल का मतलब जो है इस्तिलाही इनकलाब है तो गलत ना होगा, लेकिन इस इस्तिलाही इनकलाब में भी जो अदबियत का दामन है वो हाथ से ना छूटने पाए। आगे जनाब नावल के कुछ अनासिर है जिसमें सबसे पहले है प्लाट। प्लाट क्या होता है? प्लाट वाक़यात की ज़ंजीर जो कि कहानी को मुकम्मल करे या उन कहानी या वाक़यात में रब्त तसलसल कायम कर दे। आगे जनाब ये जो मुकीम प्लाट है, ये प्लाट की एक किस्म है। मुकीम प्लाट क्या होता है? ये एक नुक्ते से शुरू होकर तवील किस्से के बाद इख्तिताम को पहुँचता है। प्लाट की दूसरी किस्म है जनाब महरवी प्लाट। ये ऐसी कहानी होती है जो कि एक ख़ास मरकज़ के गिर्द घूमती है और जिस नुक्ते से शुरू होती है उसी पर ख़त्म होती है। प्लाट की बाकी दो अक़साम में सादा प्लाट होता है और पेचीदा प्लाट होता है। आगे जो अपना नावल है इसका दूसरा अनासिर क्या है? किरदार है। किरदार के हवाले से बात करते हुए जनाब अफ़लातून ने कहा था कि शायरी जो है वो तक़लीद की तक़लीद है, मतलब शायरी जो है वो नकल की नकल है। आगे जनाब किरदार की खसूसियात की अगर मैं बात करूँ तो किरदार जो है वो हकीकत के करीब तरीन हो। दूसरी खसूसियत ये हो सकती है कि किरदार ज़्यादा ना हो। अगर किरदार ज़्यादा होंगे तो किसी भी एक किरदार को हम अच्छे तरीके से बयान नहीं कर पाएंगे।
تو وہی داستان کی شکل اپنا لے گا وہ۔ اچھا، اس کی تیسری خصوصیت جو ہے وہ ذیلی کردار موجود ہوں جو کہ مرکزی کردار اور کہانی کو واضح کریں۔ ناول میں اگر ہم پڑھیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 2 یا 4 کچھ مرکزی کردار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان مرکزی کردار اور کہانی کو واضح کرنے کے لیے کچھ ذیلی کردار بھی ہوتے ہیں جو کہ 1 یا 2 مرتبہ قصے میں آتے ہیں اور اس کے بعد نہیں آتے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جو عناصر ہے وہ یہ ہے ماحول۔ ناول کسی ایک دور کا عکاس ہو، کسی ایک معاشرے کا عکاس ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں میرے خیال سے کچھ سمجھانے والا نہیں۔ مکالمات ہے اگلا۔ مکالمات یہ ہے کہ جناب کہ ناول نگار جو ہے وہ مضبوط مکالمات تخلیق کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ مکالمات نہ تو اتنے کم ہوں کہ بات مکمل ہو اور نہ ہی اتنے زیادہ ہو کہ ناول پر ڈرامہ کا گماں ہو۔ ڈرامہ اور ناول نگاری کا جو اہم فرق ہے وہ یہی مکالمات کا ہے۔ فرق یہ ہے جناب کہ ناول کے جو مکالمات ہوتے ہیں وہ بنیادی جزو کے نہیں ہوتے، جبکہ جو ڈرامے کے مکالمات ہوتے ہیں وہ بنیادی جزو کے ہوتے ہیں اور ضروری ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو خصوصیت ہے مکالمات کی، مکالمات جو ہے وہ فطری نوعیت کے ہوں۔ آگے ہے جناب ڈپٹی نذیر احمد جو ہے وہ سب سے پہلے ناول نگار ہے۔ انہوں نے 1869 میں مرات العروس بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے لکھا تھا۔ یہ MCQs کے حوالے سے اہم ہے۔ دوسرا نام رتن ناتھ شور صاحب ہیں، فسانہ آزاد جنہوں نے لکھا۔ قسط پر مبنی تھا یہ فسانہ آزاد، تو اس وجہ سے اس میں ترتیب نہیں تھی، غیر حقیقی کردار تھے اور یہ جو ہے کہیں نہ کہیں فسانہ عجائب جیسا ملتا جلتا تھا۔ اس کے بعد فردوس بری اور منصور اور جینا شرر کے ناول ہیں۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کے ناول ہیں۔ یہ جناب MCQs کے حوالے سے تھا۔ لیکچر نمبر 27 میں جو سوال بن سکتے ہیں وہ یہ ہیں جناب کہ ناول کے عناصر بیان کرے، آتا بھی رہا ہے یہ۔ رومانس اور ناول میں فرق کیا ہے، افسانوی اور غیر افسانوی ادب میں فرق، مثالوں کے ساتھ۔ تو یہ تھا جناب ہمارا لیکچر نمبر 27۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو جناب ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے پروموٹ ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں لیکچر نمبر 28 میں، تب تک اللہ حافظ۔